नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। दोस्तों, पॉलिटिक का जो मैंने एक सीरीज शुरू किया है कि मॉर्निंग में जिस चैप्टर को हम लोग कॉन्सेप्ट विथ फैक्ट के माध्यम से करेंगे, इवनिंग में उसी चैप्टर को हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज हम लोग जिस संवैधानिक अधिनियम को करेंगे वह 1833 से लेकर 1892 के अधिनियम को करेंगे। इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर 1833 के चार्टर एक्ट तक के कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू दोनों तरीकों से हम लोगों ने देख लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर आप उसे देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू, जो मॉर्निंग में मैंने इसे कॉन्सेप्ट के माध्यम से करा दिया था इस चैप्टर को। अभी हम लोग एमसीक्यू से करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत सिविल सेवा में मेरिट आधारित भर्ती की औपचारिक शुरुआत किसके द्वारा हुई? चलिए, ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। क्या आंसर होगा आप सोचिए। अब देखिए, इसका आंसर बी होगा, लॉर्ड डलहौजी। अब चलिए इसका थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए, 1853 का अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में पारित हुआ था, जिसने सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की बात कही थी। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरियां सिफारिश से पहले मिलती थी, जिससे देखेंगे ना कि पहले अयोग्य लोग भी चुनकर आ जाते थे। इसी व्यवस्था को पारदर्शी और योग्यता आधारित बनाने हेतु प्रतियोगी परीक्षा की बात की गई थी। चलिए सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 1853 के अधिनियम में से भारत में कौन सी नई व्यवस्था लागू हुई थी? ऑप्शन ए सैन्य नियंत्रण का केंद्रीकरण, ऑप्शन बी प्रांतीय सरकारों को पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन सी विधायी और कार्यकारी पृथक्करण, ऑप्शन डी न्यायपालिका का निजीकरण। इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर सी होगा। आप देखिए इसका व्याख्या देखते हैं थोड़ा। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद को विधायी और कार्यकारी भागों में विभाजित किया गया। अब इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, प्रशासनिक कार्य और कानून निर्माण कार्य अलग अलग प्रकार के होते थे। इसी दक्षता को पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आप देखेंगे कार्यकारी और विधायी दो भागों में बांटा गया। अर्थात जो विधायी भाग था वो कानून बनाने का काम करता था और कार्यकारी भाग उसे लागू करने का काम करता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, तीसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो आज का हमारा है, भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश हेतु प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का प्रस्ताव किस अधिनियम में रखा गया? पहला ऑप्शन 1861 के अधिनियम, ऑप्शन बी 1858 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1892 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1853 का अधिनियम। इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर डी होगा। आप इसको ध्यान रखिएगा। इसका व्याख्या देखते हैं थोड़ा। देखिए, यह पहली बार था जब मेरिट आधारित प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली का सुझाव दिया गया। हालांकि तत्काल यह लागू नहीं हुआ। अब देखिए, एक चीज को इसे और बेहतर तरीके से समझिए। बेहतर प्रशासकों के चयन हेतु मेरिट आधारित प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली का सुझाव किस कमेटी ने दिया था? कभी यह भी आपसे पूछेगा तो मैकाले कमेटी ने सुझाव दिया था कि केवल योग्यता आधारित परीक्षा से ही सर्वश्रेष्ठ सिविल सेवक चुने जा सकते हैं। याद रखिएगा, जब पूछेगा किस कमेटी के सुधार पे तो आप कहेंगे मैकाले कमेटी। कब किया गया था, किस अधिनियम में? तब आप 1853 अधिनियम को टिक करेंगे आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 1853 के अधिनियम के अनुसार कितने नए विधायी सदस्य जोड़े गए? अब देखिए, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए इसका आंसर सी होगा, अर्थात 6। अब देखिए इसको थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए विधायी सदस्य जोड़े गए। अब देखिए, कानून निर्माण में ना विविधता लाने के लिए और विशेषज्ञ लोगों को जोड़ने के लिए ना नए सदस्यों को जोड़ा गया, अर्थात 6 नए सदस्यों को। अर्थात आप देखेंगे कि इस प्रकार से गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में कुल 12 मेंबर हो गए। अब
इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, 1853 के अधिनियम की किस प्रमुख विशेषता ने 1858 और 1861 अधिनियमों की नींव तैयार की? इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। 1853 के अधिनियम की किस प्रमुख विशेषता ने 1858 और 1861 अधिनियमों की नींव तैयार की, मतलब आधार तैयार की? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है प्रांतीय स्वशासन, ऑप्शन बी सैनिक सुधार, ऑप्शन सी जमींदारी उन्मूलन, ऑप्शन डी प्रशासनिक सुधार। बताइए क्या आंसर होगा? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, प्रशासनिक सुधार। अब चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए इस अधिनियम ने प्रशासनिक सुधारों की पृष्ठभूमि तैयार की जो आगे चलकर 1858 और 1861 में विकसित हुए। थोड़ा इसे विस्तार से समझिए। देखिए इस अधिनियम ने यह दिखा दिया कि कंपनी की संरचना में ना जो उसका स्ट्रक्चर था कंपनी का, उसमें सुधार करने की जरूरत है। अर्थात यही थॉट आगे चलकर 1858 में जब सत्ता ट्रांसफर हुआ और 1861 में जब नए विधायी ढांचा बना, उसका यह नींव रखने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, भारत का पहला वायसराय कौन था? आप बखूबी जानते होंगे। तो देखिए ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग। देखिए भारत का पहला वायसराय, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए समझते हैं। अब देखिए 1858 अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया। इसको इसी रूप में याद रखिएगा। अब देखिए 1858 के पहले वायसराय को क्या कहा जाता था? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पहले इसको क्या कहा जाता था? तो आप उससे ना बंगाल के गवर्नर शब्द का प्रयोग किया जाता था। इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1773 के पहले बंगाल के गवर्नर को गवर्नर शब्द से नाम से जाना जाता था, जबकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद उस गवर्नर का नाम बदल के बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। जबकि 1858 अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ये थॉट, ये कॉन्सेप्ट ना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। भारत सचिव की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? अब चलिए ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1858, ऑप्शन डी 1857। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर सी होगा, 1858। एक बार प्रश्न को और पढ़िए। भारत सचिव की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? तो 1858 के अंतर्गत, अर्थात ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए इसका व्याख्या को देखते हैं। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के समाप्ति के बाद 1858 अधिनियम के अंतर्गत भारत सचिव की नियुक्ति हुई। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका थोड़ा और विस्तार से समझिए। देखिए कंपनी के शासन को हटाकर प्रशासन को किसके मतलब जिम्मेदारी मतलब किसके अंतर्गत कर दिया गया? तो सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। और तभी आप देखेंगे कि भारत का मतलब जो प्रशासन था सीधे ब्रिटिश सरकार ने संभाल लिया। और इसलिए एक कैबिनेट मंत्री जिसको भारत सचिव कहा जाता था, उस स्तर के एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया, मतलब जिसे भारत सचिव के नाम से हम लोग जानते हैं, जो संसद के प्रति ना जवाबदेह था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये भारत सचिव कौन होता था? कभी आपसे यह पूछ देगा तो यह इंग्लैंड में ना कैबिनेट मंत्री होता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और किसके प्रति जिम्मेदार होता था? तो ब्रिटिश संसद के प्रति। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 1858 का अधिनियम किस ऐतिहासिक घटना के बाद पारित किया गया था? ऑप्शन ए पहला गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी 1857 का विद्रोह, ऑप्शन सी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन डी जालियांवाला बाग हत्याकांड। बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर बी होगा, आपको भी पता होगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन वापस लेकर क्राउन को सौंप दिया गया। अब देखिए
क्राउन को क्यों सौंप दिया गया? क्योंकि ऐसा महसूस हुआ कि कंपनी अब शासन को ना संभाल नहीं पा रही है, अर्थात अब उसके बस की बात नहीं है। इसीलिए 1857 के विद्रोह के बाद आप देखेंगे कि कंपनी से शासन की बागडोर लेकर सरकार को दे दिया गया, अर्थात ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस बात को इसी तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का शासन अब किसके नाम पर चलाया जाने लगा? चलिए, ऑप्शन ए ब्रिटिश सांसद, ऑप्शन बी ब्रिटिश सम्राट, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन डी ब्रिटिश प्रधानमंत्री। चलिए आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर बी होगा, ब्रिटिश सम्राट। अब देखिए इस चीज को आप ऐसे समझिए व्याख्या के साथ। 1858 अधिनियम के तहत भारत का शासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से चलाया जाने लगा। जब भी इस तरीके का प्रश्न आएगा कि कब, मतलब किस अधिनियम के बाद ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासन चलाया जाने लगा, तो आपका आंसर ना 1858 का अधिनियम होगा। इसको थोड़ा विस्तार से आप समझिए। अब देखिए ब्रिटिश सम्राट के नाम से शासन क्यों चलाया जाने लगा? क्योंकि इससे ना भारत में ब्रिटिश सत्ता की वैधता और प्रभुत्व का जो मतलब एक प्रकार से प्रतीक था वह काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ। मतलब अब शासन कंपनी की बजाय कौन चलाने लगा? राजशाही के अधीन होने हो गया, मतलब ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1858 के अधिनियम के अनुसार भारत सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्यों की परिषद बनाई गई? चलिए, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 12। चलिए आंसर बताइए, बहुत इजी प्रश्न है। इसका आंसर सी होगा, 15। अब चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत सचिव को सहयोग देने हेतु 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। अब देखिए कभी आपसे पूछ सकता है कि भारतीय सचिव को सहयोग देने हेतु कितने सदस्यों का परिषद में गठन किया गया, तो आप कहेंगे 15 मेंबर। अब देखिए भारत सचिव कौन होता था? तो ब्रिटेन में ना कैबिनेट स्तर का मंत्री होता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये रहता कहाँ था? भारत में नहीं रहता था, यह इंग्लैंड में ही रहता था। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। अब चलिए इसकी थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए भारत सचिव को भारत जैसे विशाल देशों के मामलों में सलाह देने के लिए किसकी जरूरत थी? एक विशेषज्ञों की परिषद चाहिए थी, तभी तो वह डिसीजन लेगा, क्योंकि खुद तो रहा था इंग्लैंड में। अब जब इंग्लैंड में रहेगा तो यहाँ की स्थितियों से कैसे अवगत होगा? तो इसके लिए ना एक सलाहकारी अर्थात एक विशेषज्ञों की परिषद चाहिए थी। इसीलिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1858 अधिनियम के तहत वायसराय प्रणाली की शुरुआत किसने की चाहे किसके काल में हुआ? इस प्रश्न को ना ऐसे भी चेंज कर सकते हैं कि 1858 अधिनियम के तहत वायसराय प्रणाली की शुरुआत किसके काल में हुआ? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड बेंटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर डी होगा, लॉर्ड कैनिंग। अब चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग को 1858 में भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया, जिससे वायसराय प्रणाली की शुरुआत हुई। अब देखिए थोड़ा सा ना आपको ऐसा एक दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या डिफरेंस है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए, पता है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे पीटी में इस तरीके से पूछेगा नहीं, लेकिन मैं आपकी जिज्ञासा के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए गवर्नर जनरल ना एक प्रशासनिक पद था, ध्यान रखिएगा। गवर्नर जनरल एक प्रशासनिक पद था, जबकि वायसराय क्या था? सम्राट का प्रतिनिधि था। यही डिफरेंस था, याद रखिएगा। 1858 में जब सम्राट की सत्ता आई, इसीलिए उसे वायसराय कहा जाने लगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक बार और समझ लीजिए। गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या डिफरेंस था? गवर्नर जनरल एक प्रशासनिक पद था, जबकि वायसराय क्या था? सम्राट का प्रतिनिधि था। यही डिफरेंस था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। 12 देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारतीयों को क्या अधिकार मिला? चलिए ऑप्शन ए विधान बनाने का अधिकार, ऑप्शन बी विधायी परिषद में नामांकन, ऑप्शन सी कार्यपालिका में नियुक्ति, ऑप्शन डी वित्तीय सहायता। बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर हम बताते हैं, ऑप्शन बी विधायी परिषद में नामांकन। चलिए इसकी विशेषता को देखते हैं, मतलब व्याख्या को देखते हैं। भारतीयों को पहली बार वायसराय की विधायी परिषद में नामांकित सदस्य के रूप में शामिल किया गया।
अब देखिए क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछेगा कि भारतीयों को पहली बार वायसराय की विधायक परिषद में किस अधिनियम के तहत शामिल किया गया, तब आपका यही आंसर होगा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। क्वेश्चंस को घुमा के कैसे भी पूछ सकता है। चलिए इसका थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। तो देखिए 1857 की क्रांति के बाद आप देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को विश्वास जीतने के लिए उसे विधायी प्रक्रिया में भागीदारी बनाने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि ताकि शासन में भागीदारी का ना आभास दिया जा सके, मतलब लोगों को ना यह दिलासा दिया जा सके कि आपके लोग भी हमारे पैनल में हैं। देखिए एक प्रकार से ना भ्रम पैदा करने का प्रयास किया, याद रखिएगा। इसका कोई ज़्यादा महत्व सामने आया नहीं, बट लोगों को सिर्फ दिलासा देने का काम किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। अब देखिए 1861 के अधिनियम के तहत वायसराय को क्या शक्ति प्रदान की गई? चलिए ऑप्शन ए बहुत आसान सवाल है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ऑप्शन बी प्रत्यक्ष चुनाव। ऑप्शन सी संविधान संशोधन। ऑप्शन डी सैनिक सेवा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर ये होगा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब इसका थोड़ा विस्तार देखते हैं। अब देखिए वायसराय को आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। अब इसको वैसे समझिए। अब देखिए आपातकालीन स्थितियों में तत्काल निर्णय की जरूरत होती है। अभी वर्तमान में भी देखेंगे कि जब संसद मतलब नहीं चलते रहता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, मतलब अध्यादेश जारी करते हैं ना किसी कानून को लागू करने के लिए, किसी विधेयक को लागू करने के लिए। तो वही काम ना पहले वायसराय किया करता था। मतलब आपातकालीन स्थिति में तत्काल यदि डिसीजन की जरूरत होती थी या तो क्या होगा, कानून बनाने में तो समय लगेगा, इसलिए वायसराय को आप देखेंगे कि बिना परिषद की अनुमति के ही अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। इस चीज को याद रखिएगा। चाहे आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछेगा कि वायसराय को आपातकालीन स्थितियों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया, तब आप कहेंगे 1861 के अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1861 के अधिनियम में कौन से दो प्रमुख भारतीय सदस्य नामांकित हुए थे? प्रश्न को एक बार और देखिए। 1861 के अधिनियम में कौन से दो प्रमुख भारतीय सदस्य नामांकित हुए थे? ऑप्शन ए राजा द्वारिकानाथ टैगोर और नवाब अब्दुल लतीफ। ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी और फिरोज मेहता। बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर हम बताते हैं, ये होगा इसका आंसर राजा द्वारिकानाथ टैगोर और नवाब अब्दुल लतीफ। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए ये पहले भारतीय थे जिन्होंने वायसराय की विधायी परिषद में नामांकित किया गया। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें वायसराय की विधायी परिषद में नामांकित किया गया था, तब आपका आंसर यही होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मतलब इसको बेहतर तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न को ना पूछने की संभावना बनती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीपीएससी सिर्फ मतलब जो प्रणाली उसका एग्जाम लेने का चल रहा है उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे। कभी कभी ना क्वेश्चन वही होता है, फैक्ट वही होता है, पर थोड़ा सा ना उसे घुमा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1861 के अधिनियम का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। ऑप्शन बी भारतीयों को शासन से वंचित रखना। ऑप्शन सी कंपनी के व्यापार को बढ़ाना। ऑप्शन डी सैन्य शक्ति में वृद्धि। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका ऑप्शन ए होगा आंसर। अब चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीयों को सीमित विधायी भागीदारी देकर शासन की वैधता को बढ़ाना था। अब देखिए इसको समझिए। 1857 में जब बगावत हुआ देश में, तो अंग्रेजों ने यह समझा कि भारतीयों को शासन में शामिल करके यह दिखावा करना जरूरी हो गया है ताकि शासन ना हमारा वैध रहे और लोग ना इसको एक्सेप्ट करें। क्योंकि लोग यदि इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो 1857 के विद्रोह जैसा फ्यूचर में भी बहुत सारे विद्रोह हो सकते हैं और उनको शासन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब दिखावा करने के लिए उन्होंने यह प्रणाली को लागू किया। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1861 के अधिनियम को ब्रिटिश इतिहासकारों ने किस नाम से संबोधित किया? पार्टिसिपेशन विदाउट राइट, सिंबॉलिक रिफॉर्म, कॉन्सेंट विदाउट कंट्रोल, डेमोक्रेसी एक्ट। इसका आंसर बताइए क्या होगा? अब देखिए इसका आंसर सी होगा।
इस चीज को ध्यान रखिए। मतलब इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, कंसेंट विदाउट कंट्रोल। इस प्रश्न को एक बार और पढ़िए। 1861 अधिनियम को ब्रिटिश इतिहासकारों ने किस संज्ञा से संबोधित किया? तो आपका आंसर सी होगा, कंसेंट विदाउट कंट्रोल। अब चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अब देखिए, इस अधिनियम को ब्रिटिश इतिहासकारों ने कंसेंट विदाउट कंट्रोल की नीति कहा। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? अब देखिए क्या, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीयों की सहमति ली थी लेकिन वास्तविक सत्ता अपने पास रखी थी। आप देखेंगे ना कि भले ही भारतीयों की सहमति वो लें लेकिन वास्तविक सत्ता ना कभी भी भारतीयों को देने का ना एक प्रकार से प्रयास नहीं किए। वास्तविक सत्ता ना बिल्कुल अंग्रेजों ने अपने पास रखने का काम किया। इसीलिए ब्रिटिश इतिहासकारों ने इस नाम से इसको संबोधित किया। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1861 के अधिनियम ने किस अधिनियम की पृष्ठभूमि तैयार की? पहला ऑप्शन 1892 और 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1935 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1858 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1909 का अधिनियम। चलिए इसका व्याख्या देते, नहीं पहले आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए होगा। अब देखिए इसका व्याख्या देखते हैं। यह अधिनियम आगे के सुधारों विशेषकर 1892 और 1909 अधिनियम की नींव बना। अब देखिए वैसे भी आप कॉमन सेंस लगाइए कि कोई भी अधिनियम जब लाया गया तो उसमें कुछ जो खामियां रह जाती थी, जो उसमें सुधार मतलब की जो जरूरत थी, उसे नेक्स्ट के अधिनियम में ना उसे सुधार कर बनाया जाता था। तो आगे के सुधारों के लिए ना पीछे वाला अधिनियम एक प्रकार से नींव का काम करता है, मतलब एक प्रकार से बेस का काम करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 1892 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए ब्रिटिश सेना का पुनर्गठन, ऑप्शन बी भारत में व्यापारिक सुधार, ऑप्शन सी कांग्रेस की प्रारंभिक मांगों को आंशिक रूप से स्वीकारना, ऑप्शन डी भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देना। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। एक बार प्रश्न और पढ़ लीजिए। 1892 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कांग्रेस की प्रारंभिक मांगों को आंशिक रूप से स्वीकारना था। यही इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अब देखिए इस अधिनियम का उद्देश्य कांग्रेस की प्रारंभिक मांगों को सीमित रूप में उत्तर देना था। अर्थात कांग्रेस जो अंग्रेजों से सुधार का डिमांड कर रहे थे, अंग्रेजों ने राजनीतिक दबाव को कम करने के लिए कुछ अधिकार देकर क्या करने का प्रयास किया, बैलेंस साधने का प्रयास किया। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1892 के अधिनियम में परिषद के सदस्यों को कौन सा नया अधिकार दिया गया? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष चुनाव की शक्ति, ऑप्शन बी बजट पर चर्चा और प्रश्न पूछने का अधिकार, ऑप्शन सी कानून बनाने का अधिकार, ऑप्शन डी न्यायिक समीक्षा। सोचिए क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर बी होगा, बजट पर चर्चा और प्रश्न पूछने का अधिकार। चलिए इसका ऑप्शन व्याख्या पढ़ते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत सदस्यों को पहली बार बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। देखिए इसको ऐसे समझिए, अंग्रेजों ने दिखावे के लिए प्रतिनिधियों को आवाज देने का काम किया। क्यों? क्योंकि जनता को लगे कि वे आपकी बात को ना बता सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे ना रियलिटी में यथार्थ स्तर पे उनको कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी, मतलब सिर्फ दिखावा था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? ऑप्शन ए 1858 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1861 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1892 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1909 का अधिनियम। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, सोच कर बताइए। चलिए बताते हैं, इसका आंसर सी होगा, 1892 का अधिनियम। ये प्रश्न कई बार बहुत सारे एग्जामों में पूछ लिया है। अब चलिए व्याख्या देखते हैं। 1892 अधिनियम के अंतर्गत विश्वविद्यालयों और चैम्बरों द्वारा प्रतिनिधियों का चयन अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुआ। अर्थात इसको ऐसे समझिए, सदस्यों को जनता नहीं चुनती थी, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसीलिए अप्रत्यक्ष शब्द का उपयोग हुआ है ना। यह ना विश्वविद्यालयों वाणिज्यिक मंडलों द्वारा ना नाम न सुझाया जाता था, और नाम जिसको सुझाया जाता था ना उसी को चुन लिया जाता था। इस प्रणाली को ही ना अप्रत्यक्ष चयन के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1892 के अधिनियम को ब्रिटिश संसद में क्या संज्ञा दी गई? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए हाफ मेजर,
बी कंप्लीट एक्ट, सी क्राउन चार्टर, डी पॉलिटिकल शिफ्ट। बताइए इसका आंसर क्या होगा, सोचिए थोड़ा सा। इसका आंसर ए होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाफ मेजर, देखिए व्याख्या इसको देखते हैं। ब्रिटिश संसद ने इसे हाफ मेजर कहा क्योंकि यह पूर्ण सुधार नहीं था, अर्थात यह सुधार न एक प्रकार से आप देखेंगे अधूरा और कमजोर था। मतलब न तो जनता को अधिकार मिला और न ही चुने लोगों को शक्ति। मतलब इसे ना आप एक प्रकार से अधूरा कह सकते हैं, नहीं अधिकार और नहीं जो आप मतलब चुन के लोगों को मतलब लाया गया था जिनको नामांकित करके, नहीं उनको शक्ति दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नेताओं ने 1892 के अधिनियम को किस रूप में वर्णित किया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। वास्तविक सुधार, बी मूक दर्शक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी समानता की शुरुआत, ऑप्शन डी लोकतंत्र की जीत। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी होगा, मूक दर्शक प्रतिनिधित्व। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कांग्रेस नेताओं ने इस अधिनियम को मूक दर्शक प्रतिनिधित्व कहा। क्यों? क्योंकि इसमें निर्णय लेने की शक्ति नहीं थी। अब देखिए, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधियों के पास सिर्फ ना बोलने का हक था, सिर्फ बोलिए, निर्णय लेने का आपको कोई हक नहीं है। वे मंच पर थे पर मूक दर्शकों जैसे, जैसे नीतियां तय करने की शक्ति ना उनके पास जीरो था, शून्य। कहने का मतलब है कि यदि कहीं आपको पंचायत में बुला दिया जाए और सिर्फ कहा जाए कि आप सिर्फ बोलिए, आपके बातों को कोई वैल्यू नहीं है, आप बोलिए, आपकी बात सिर्फ ऐसे ही है, तो उसका कोई मतलब बनता है क्या? नहीं। इसीलिए कहा गया ना कि मूक दर्शक प्रतिनिधित्व। मतलब वो सिर्फ बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, डिसीजन कुछ नहीं ले सकते हैं, नीतियां तय करने में बिल्कुल जीरो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। 1892 का अधिनियम किस अधिनियम की पृष्ठभूमि बना? प्रश्न को एक बार और पढ़िए। 1892 का अधिनियम किस अधिनियम की पृष्ठभूमि बना? ऑप्शन ए 1935 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन सी 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन डी 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर सी होगा। वैसे भी आप कॉमन सेंस के आधार पर भी बता सकते हैं कि 1892 के बाद 1909 भी आया। अब चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह अधिनियम आगे चलकर 1909 के सुधारों की आधारभूमि बना। अब देखिए क्या है, थोड़ा सा इसको हल्का विस्तार देते हैं। 1892 में जो सीमित भागीदारी दी गई, उसी से ना आप देखेंगे ना भविष्य में सुधारों की मांग बढ़ी। देखिए किसी को अगर एक कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको मतलब साधन दे दीजिएगा तो उसकी मांग ना बढ़ती जाती है। तो वही 1892 में जो सीमित भागीदारी दी गई, उसी से भविष्य में सुधारों की मांग बढ़ने लगी। कांग्रेस ने इसे पर्याप्त नहीं माना और 1909 का जो व्यापक सुधार का ये जो यह राह बनाने का काम किया। कौन? 1892 का अधिनियम। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। हम लोगों ने मॉर्निंग में जिस चैप्टर को कॉन्सेप्ट और फैक्ट के माध्यम से किया था, उसी चैप्टर को हम लोगों ने अभी MCQ के माध्यम से किया है। यदि आप सुबह का वीडियो अच्छे से देखकर समझे होंगे तो इस MCQ का अधिकांश क्या 100% क्वेश्चंस आप ना सोल्व कर लिए होंगे, अर्थात आपका यह रिवीजन हो जाता है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, जहां पर आपको PDF मिलते रहेगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट एक बात और सुनिए कि मैं नेक्स्ट मतलब रोज मॉर्निंग में 9 से 10 के बीच में कॉन्सेप्ट का वीडियो लाता हूं और उसी चैप्टर का शाम में MCQ के द्वारा सॉल्व कराता हूं। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।